हेलो डियर व्यूवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एटम के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर्स 400 BC, एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। क्या है कि 400 BC में इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जो थे उनका व्यू था कि एटम जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। मींस मैटर जो है मैटर एटम्स का बना हुआ होता है। अब बात यह है कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज ए मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती हो और जिसका मास है वो एटम होता है। हम किसी भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे पेन ले सकते हैं, चेयर, मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा एनी पार्टिकल, इवन की पार्टिकल भी जो है मैटर होता है। तो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जो थे उनका व्यू था कि ये जो मैटर होता है ये इसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर जो है एटम का बना हुआ होता है। According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible. उनके मुताबिक वो उनका व्यू था, वो सोचते थे कि अगर हम जो है मैटर की सब डिवीजन करें, अगर हम मैटर को तोड़े तो अल्टीमेटली हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेंगे, वहाँ पे पहुंचेंगे जहाँ पे एटम जो है फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब अनकटेबल रहेगा। अगर छोटा सा पार्टिकल है उसको तोड़ा तोड़ा तोड़ा, लास्ट पे ऐसी सिचुएशन तो आएगी ना जब एटम जो है फर्दर डिवाइड ही नहीं होगा। तो उनके मुताबिक ये जो लास्ट पे नॉन डिवाइजेबल सब्सटेंस है उन्होंने उसको एटम कह दिया। These ideas remained dormant for a very long period and were reviewed again in 19th century. क्या है कि ये आइडियाज़ जो थे बहुत लॉन्ग टाइम तक डोमेंट रहे और इनको 19th सेंचुरी में दोबारा रिव्यू किया गया। तो इसी के बाद हमारे पास डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई। डेल्टन ने सोचा एटम के बारे में और उसने थ्योरी दे दी। वो थ्योरी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, ये है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 1808 में डेल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी दी थी और ये थ्योरी जो है ये साइंटिफिक बेसिस पे थी। इन 1808 डेल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग। उसने कहा मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। उसने भी वही बात कही कि मैटर जो है एटम्स का बना हुआ है, उन एटम्स का जो नॉन डिवाइजेबल है, जो फर्दर डिवाइड नहीं होते, अनकटेबल है। उसने भी वही बात बोली। पहले पॉइंट में उसने कहा कि मैटर जो है इसमें नॉन डिवाइजेबल इनडिवाइजेबल एटम्स होते हैं, इनडिवाइजेबल एटम्स का बना हुआ होता है। तीसरे पॉइंट पे जा रहे हैं हम। All atoms of a given element have identical properties, including atomic mass. Atoms of different elements differ in mass, shape and size. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझने की ज़रूरत है। कहता है कि कोई भी एटम्स जो होते हैं किसी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, उसके जो एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम होती है। जैसे एटॉमिक मास उनका सेम होगा, साइज उनका सेम होगा। तो एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके जो है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अलग होती है। जैसे उनका मास अलग होगा, साइज अलग होगा, शेप अलग होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ये रही एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास H2 है, हाइड्रोजन है, इसके दो एटम्स हैं, ये एटम, ये एटम। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे इनका जो साइज़ है, इनका जो है मास होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का साइज सेम होगा। और जैसे हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स है,
इन दोनों का जो है मास सेम होगा, साइज सेम होगा। और डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब ये जो है हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, अगर हम जो है ऑक्सीजन के मुकाबले में इनकी प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करें तो वो अलग अलग होंगी। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, इसका मास अलग होगा, ऑक्सीजन का मास अलग होगा। तो यही डाल्टन ने कहा था। समझ में आया? अब हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड। डाल्टन ने कहा कि कंपाउंड्स बनते हैं जब अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। ये है ना अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, एक तो हाइड्रोजन के एटम है, एक है क्लोरीन के। तो ये जो अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स के जो मिले तो हमें ये कंपाउंड दे दिया उन्होंने 2HCl। तो यही है उसका ये स्टेप है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन की हमने यहाँ पे H2 Cl2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, तो इन्होंने हमें जो है ये कंपाउंड दे दिया। अब इस पॉइंट पे जा रहे हैं हम। ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, These are neither created nor destroyed। कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। एटम गायब नहीं होते या फिर एटम को जो है हम ऐड नहीं कर सकते। दीज आर नॉट क्रिएटेड, इनको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता, इधर उधर जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास 2H2 है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 इंटू 2 4 एटम्स आ गए हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ये मिलके हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देते थे। मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, इनका सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, ये ना ही क्रिएट हुए ना ही डिस्ट्रॉयड हुए। जैसे यहाँ पे 4 एटम है हाइड्रोजन के, 2 दूने 4, और यहाँ पे भी 4 एटम है हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे भी जैसे स्टोइकियोमेट्री 2 है और ऑक्सीजन 2 आ गई। तो मतलब यह है कि सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे वाटर बन गया, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ गया, इसका रीअरेंजमेंट हुआ, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो है और एक ऑक्सीजन है, ये कहाँ जाता है? क्या है कि ऑक्सीजन जो है डाईएटॉमिक फॉर्म में होता है, O2 फॉर्म में ऑक्सीजन जो है एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O1 में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है 2H2 लेना होता है वाटर को बनाने के लिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी यहाँ एग्जाम्पल दी है मैंने। तो अब इस पॉइंट पे चलते हैं हम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एटम होता है, और वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑक्सीजन के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं और हमें वाटर दे देते हैं। तो ये एटम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये थ्योरी जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करती थी। जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इन कॉम्बिनेशंस को जो है ये एक्सप्लेन करती थी। तो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके जो है कुछ लिमिटेशंस भी थे जो हम अभी पढ़ने जाएंगे। तो ये आगे लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला लिमिटेशन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज इनडिवाइजिबल। डाल्टन ने कहा कि एटम जो है इनडिवाइजिबल है, एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम अनकटेबल है,
लेकिन ड्रॉबैक आ गया इसका कि ये ड्रॉबैक आ गया उसका, लेकिन एटम को जो है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूट्रॉन में। जो हमने किया है एटम जो है डिवाइड किया जा सकता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में। जब ये थ्योरी दी थी डाल्टन ने, तब जो है ना ही प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुआ था, ना ही इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था, ना ही न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुआ था। तो उसके बाद ये जो है डिस्कवर्ड हुए, तो ये ड्रॉबैक बन गया डाल्टन की थ्योरी का कि उसने कहा था एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते सब। तो उसके बाद जो है इसे डिवाइड कर दिया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन all the atoms of a given element have identical mass। डाल्टन ने कहा था कि गिवन, किसी भी गिवन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनका सेम मास होता है। लेकिन ये ड्रॉबैक आ गया उसका। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हमारे पास, प्रोटियम उसका एटॉमिक मास 1 होता है, ड्यूटेरियम उसका एटॉमिक मास 2 होता है, ट्राइटियम उसका एटॉमिक मास 3 होता है। तो ये आगे उसके ड्रॉबैक्स, जो ये जो था आइसोटोप आ गया, आइसोटोप के जो है एटॉमिक मास अलग अलग थे। उसने कहा था कि गिवन एटम जो होते हैं किसी गिवन एलिमेंट के, उनका आइडेंटिकल मास होता है। तो ये जो थी थ्योरी उसकी। उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया। उसके बाद प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हुई ई गोल्डस्टेन ने की। तो उसके बाद सोचा जे थॉमसन ने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है एटम के अंदर, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता होगा, ये किस तरह से रहते हैं। तो उसने दे दिया मॉडल जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो अभी हम पढ़ने जाएंगे। ये है जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो पहले क्या है, डाल्टन ने कहा कि डाल्टन ने एटम के बारे में कहा। उसके बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर्ड किया, गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया। तो उसने बताया कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, इनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। उसने सोचा तो बताया, उसने एक मॉडल दे दिया। जे थॉमसन in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape in which positive charge is uniformly distributed। उसने कहा कि एटम जो है ये स्पेरिकल शेप का होता है, सैफियर की तरह होता है, जिसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये कहा थॉमसन ने कि एटम एक सैफियर की तरह है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसने कहा एटम इज अ सफियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। उसने कहा एटम जो है एक सफियर है पॉजिटिव चार्ज का, और इलेक्ट्रॉन जो है इसमें एम्बेडेड है कहीं कहीं पे। इसको समझने के लिए आप जो है वाटरमेलन की एग्जांपल ले सकते हैं। वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन होता है, उसको आप मान लो वो जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें जो ब्लैक सीड्स होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन द पॉजिटिव सैफियर। तो वाटरमेलन की एग्जांपल आ गई यहाँ पे। तो उसने कहा ये पॉजिटिव, ये जो एटम है पॉजिटिव चार्ज का एक सैफियर है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है, जैसे वाटरमेलन की तरह उसमें जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं जैसे रेड वाले पोर्शन में। This model was able to explain the overall neutrality of atom। ये मॉडल जो है एक्सप्लेन कर सकता था एटम की न्यूट्रलिटी, मतलब एटम्स में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो है न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता था। अब इसकी भी बहुत सारे लिमिटेशंस थी, इसकी भी इस मॉडल की भी लिमिटेशंस थी। तो मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, अलग अलग नाम जो है इस मॉडल को दिए गए। प्लम पडिंग मॉडल नाम दिया गया, वाटरमेलन मॉडल नाम दिया गया इसको। तो ये है जो मॉडल जे थॉमसन ने हमें दिया था। ये आ गया पॉजिटिव स्फीयर होल, पॉजिटिव स्फीयर सॉरी, इसमें जो है सीड लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एम्बेडेड इन द पॉजिटिव स्फीयर। तो इसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस थे। जैसे उसने कहा अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज ए सफियर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। थॉमसन ने कहा कि
एटम जो है एक सेफियर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। लेकिन ये ड्रॉबैक आ गया उसके बाद। तो ड्रॉबैक्स कैसे पता चले उसके बाद, जब जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आया, जिसको हम डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो वहाँ पे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है सेंटर में होते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूरे एटम में नहीं होते हैं, जो थॉमसन ने कहा था, ये सिर्फ सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया उसका ड्रॉबैक। उसने कहा था एटम जो है पूरा सेफियर है पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज जो है सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। एंड दूसरा था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एटम में एम्बेडेड होते हैं। लेकिन जब जब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आया, तो ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते, घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसे जैसे प्लैनेट्स जो है सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। एंड इट डजेंट मैंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में इसने कुछ बोला ही नहीं। न्यूक्लियस के बारे में इसने बिल्कुल कुछ बोला ही नहीं, जो कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे ही होता है। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जो है डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, जो रदरफोर्ड ने की। तो आज अभी हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेगा।